हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अवस्थी हाउस में ध्रुवी दीपांजलि के साथ अंदर आती है। तब तक नीरू शेखर जी का पूजा मुंड देखकर कर चुकी थी। नीरू ध्रुवी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम आ गई। मैंने तुम्हारे पूजा का सारा सामान सजा कर रखा है। ध्रुवी नीरू के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, थैंक यू आंटी। वैसे ये बच्ची कौन है? यह कहते हुए ध्रुवी अपनी गोद में बैठे दीपांजलि की तरफ इशारा करती। ध्रुवी के सवाल पर नीरू एक नज़र दीपांजलि को देखकर बोली, ये मेरे भतीजे की बेटी है। ध्रुवी नीरू की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए कुर्सी पर बैठकर बोली, आपका नाम क्या है? दीपांजलि प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, माय नेम इज़ दीपांजलि वत्स। दीपांजलि के पूरे नाम को सुन ध्रुवी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो दीपांजलि को देखते हुए कहती हैं, दीप वत्स की बेटी। नीरू ध्रुवी के बात पर बोली, तुम जानती हो दीप को? ध्रुवी कुछ कहते उससे पहले ही सुधांशु आते हुए बोला, चांद छुपा जाएगा, फिर मुझसे मत कहना कि मैंने रेडी होने में देरी कर दी। ध्रुवी अपना सिर घुमाकर सुधांशु की तरफ देखती है, जो कि नेवी ब्लू कलर के कुर्ते में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। ध्रुवी सुधांशु को देखकर मुस्कुरा देती और सारे पूजा के सामान को लेकर बालकनी में आ जाती। ध्रुवी सुधांशु के साथ बालकनी में आकर चांद को देखते हुए बोली, मेरा एक तरीका का विश पूरा हो गया। सुधांशु आरती की थाल पकड़े ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा किस तरीके का विश मांगा था तुमने? ध्रुवी छन्नी और दिया लेकर चांद को देखते हुए बोली, मेरा चांद मेरे सामने है और देखो आज मेरा चांद मेरे सामने है और मैंने उसके लिए व्रत रखा है। ये कहते हुए ध्रुवी छन्नी में सुधांशु के चेहरे को देखते हैं, जो कि उसे ही देख रहा था। ध्रुवी की आंखों में हल्की सी नमी तैयार हो जाती है। फिर वो छन्नी को देखकर रख कर चांद को पानी देती। फिर आरती करने के बाद सुधांशु की आरती करती। सुधांशु मुस्कुराते हुए ध्रुवी को देख रहा था। ध्रुवी आरती करने के बाद सुधांशु को पानी की तरफ इशारा करती। वो सुधांशु पानी उठाते हुए कहता है, तुम्हें पिलाऊं या मैं पी जाऊं? ध्रुवी बूढ़ा सा मुंह बनाकर बोली, मैंने सुबह से पानी का बूंद नहीं लिया और तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। सुधांशु हल्का सा ध्रुवी के पास आकर उसे पानी पिलाते हुए बोला, पानी पी लो। ध्रुवी मुस्कुराते उसके हाथ से पानी पीती है तो सुधांशु थाली में रखा मिठाई उठाकर ध्रुवी को खिला देता है। ध्रुवी मिठाई का आधा टुकड़ा सुधांशु की तरफ बढ़ाती है तो सुधांशु नहीं करते हुए कहता है, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। ध्रुवी बिना कुछ कहे सारी मिठाई खा जाती है और रेलिंग पर हाथ रखकर चांद की तरफ देखने लगती। सुधांशु उसके हाथ से थाली लेकर वहां पर रखे टेबल पर रख देता और पीछे से ध्रुवी को अपनी बाहों में भर लेता। सुधांशु की नज़दीकी को महसूस कर ध्रुवी अपनी आंखें सुकून से बंद कर लेती है। सुधांशु ध्रुवी के सिर पर अपनी ठुड्डी रखे बाहर देखते हुए बोला, एक बात पूछो हम? ध्रुवी ने धीरे से कहा, जिस पर सुधांशु हल्का से झुककर ध्रुवी के नेक पर किस करके बोला, ये व्रत का आइडिया किसने दिया? ध्रुवी के गाल शर्म से लाल हो जाते और वह धीरे से कहती है, सुसिद्ध, तुम मुझे परेशान कर रहे हो? सुधांशु अपने होठों को धीरे धीरे ध्रुवी के गले पर चलाते हुए बोला, अब नहीं, मैं तुम्हें कहाँ परेशान कर रहा हूँ, अब तो तुम परमानेंट मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। ध्रुवी पलट कर सुधांशु की तरफ देखती है तो सुधांशु उसके कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ध्रुवी उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, भांग खाकर आए हो क्या? कैसी हरकत कर रहे हो? सुधांशु ध्रुवी की बात पर सीरियस आवाज में बोला, मैं तुमसे दूरी इसलिए बनाकर रखता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। ये सुन ध्रुवी सुधांशु को अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, इडियट, मैंने हमेशा से तुम्हें चाहा है और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? पागल हो गए हो क्या? सुधांशु ध्रुवी की बात पर उसके चेहरे को पकड़ कर बोला, हो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? मैं जाने ही नहीं दूंगा। ध्रुवी सुधांशु को देखते हुए बोली, तुम इतनी ज़्यादा घमंडी क्यों हो? सुधांशु थोड़ा हैरान होकर बोला, क्या मैं घमंडी हूँ? लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तो सबसे नॉर्मल बात करता हूँ। जिस पर ध्रुवी अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम ज़्यादातर लोगों को इग्नोर करते हो जिस कारण तो लोग तुम्हें घमंडी कहते। सुधांशु बुरा समूह बनाकर बोला, जिसे जो कहना है कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान हमेशा हंसता रहता है लोगों से फनी कहते हैं, जो इंसान चुप रहता है उसे घमंडी कहते हैं और जो इंसान सबकी केयर करता है उसे बेवकूफ़ कहते हैं।
इसलिए मैं जैसा हूँ बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मुझे आदत नहीं आगे से किसी की बात करने की, और जो मुझसे बात करे मैं उसका जवाब देता हूँ और उसके आगे मैं बात नहीं बढ़ा सकता। ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए बोली, ओके, क्या अब हम डिनर पर चले? सुधांशु ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए? ध्रुवी 2 मिनट चुप रहकर सुधांशु को घूरते हुए बोले, तुम्हें मुझे देना चाहिए? सुधांशु अपना सिर हिलाकर बोला, तो मैं दूंगा ना, अभी दे रहा हूँ। इतना कहकर सुधांशु के चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। ध्रुवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वही सुधांशु ध्रुवी के होठों पर स्मूच करते हुए हल्का हल्का बाइट कर रहा था। ध्रुवी के हाथ सुधांशु के कुर्ते पर मजबूत हो जाते हैं और सुधांशु ध्रुवी के चेहरे को छोड़कर उसके बाले को सहलाने लगता है। 2 मिनट बाद सुधांशु ध्रुवी से दूर होकर अपना रुमाल निकाल ध्रुवी के बिखरे होठों की लिपस्टिक को साफ कर अपने होठ को साफ करते हुए बोला, देखा, मैंने दिया ना तुम्हें तोहफा, अब मेरी बारी है। ध्रुवी हैरानी से सुधांशु को देखते हुए, ये क्या था? मेरी पहली किस जो मैंने तुम्हें दी। सुधांशु ने ध्रुवी को जवाब दिया। ध्रुवी कुछ कहते उससे पहले ही नीलू वहाँ पर ध्रुवी को 2 कदम पीछे होकर, जी नहीं आंटी, मैं कैसे? नीलू उसे बैग को ध्रुवी के हाथ में थमाते हुए बोले, एक सुहागन करवा चौथ के बाद किसी कुंवारी लड़की को तोहफे देती है और उसे मैंने दिया है। जल्दी से मेरे घर की बहू बनकर आ जाओ। सुधांशु नीरू की बात पर हल्की शरारत लिए बोला, आपकी तमन्ना जल्दी पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि अब मुझे भी शादी करने का मन कर रहा है। ध्रुवी सुधांशु को एक नज़र घूरने के बाद नीरू को पांव छूते हुए बोली, रात हो गई है, मैं घर जा रही हूँ। सुधांशु आगे आकर ध्रुवी के हाथ से बैग लेते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ध्रुवी कुछ कहते उससे पहले ही डोरबेल बजती। सुधांशु 1 मिनट का दरवाज़ा खोलता है तो सामने टोनी खड़ा हुआ था। ध्रुवी टोनी को देखकर उसके पास आते हुए बोली, डैड ने भेजा है? टोनी अपना सिर हिलाते हुए बोला, यस मैम, उन्होंने आपके घर बुलाया है। ध्रुवी अपना सिर हिलाकर सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, डैड ने मेरे लिए गाड़ी भेजी है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर पहुंचकर तुम्हें मैसेज कर दूंगा। सुधांशु जो कि टोनी को घूर रहा था, ध्रुवी की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, याद से मैसेज कर देना। ध्रुवी अपना सिर हिला देती है तो सुधांशु बैग उसके हाथ में दे देता है। ध्रुवी बाकी लोगों को बाय कर बाहर आ जाती है तो सुधांशु भी उसके पीछे चला जाता है। ध्रुवी गाड़ी के बैक सीट पर बैठ जाती है और टोनी जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर बैठा हुआ था। टोनी ध्रुवी की तरफ एक नज़र देखने के बाद सामने की तरफ देखने लगता। वही सुधांशु टोनी की नज़र पर ध्रुवी के होठों पर पैक देकर बोला, गुड नाइट। ध्रुवी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, गुड नाइट। सुधांशु अपना सिर हिलाता है तो ध्रुवी घुर वहाँ से निकल जाती है। सुधांशु गाड़ी को जाता हुआ देखने के बाद अंदर आता है तो दीपांजलि सोफे पर बैठे बैठे सो गई थी। सुधांशु दीपांजलि के पास जा उसे अपनी गोद में उठा नीरू से बोला, माँ आप जाकर आराम कर लीजिए, बाकी बर्तन मैं साफ़ कर दूंगा, तब तक मैं दीपा को सुला कर आता हूँ। नीरू अपना सिर हिलाती है तो सुधांशु दीपांजलि को लेकर उसके कमरे की तरफ चला जाता है। इधर लखनऊ कुंज हाउस में महक मृत्युंजय के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मृत्युंजय अभी तक नहीं आया था। महक चांद की तरफ देखते हुए अपना फ़ोन निकालती है और मृत्युंजय को कॉल करने लगती है। तभी मृत्युंजय की गाड़ी आकर पार्किंग में रुकती है और मृत्युंजय जल्दी से अंदर आता है। मृत्युंजय इधर उधर देखने के बाद कमरे की तरफ जाता है तो उसकी नज़र बालकनी में तैयार होकर बैठे महक पर जाती है। मृत्युंजय महक के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, महक। महक मृत्युंजय की तरफ देखने के बाद खड़ी होते हुए बोली, कपड़े चेंज कर लीजिए, पूजा करना है। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर बोला, इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, मैंने पहले ही कहा था ना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा लेकिन नहीं हो पाया। महक मृत्युंजय से अपना हाथ छुड़ा कर बोली, मैंने अभी बहस नहीं की, आप क्यों सफाई दे रहे हो, फ्रेश हो जाइए, नहीं तो मैं आरती की थाली ला रही हूँ। इतना कहकर महक कमरे में आ जाती है जहाँ बिस्तर पर उसने पहले से ही पूजा का सामान रेडी करके रखा था। मृत्युंजय महक को देखने लगता है। महक बालकनी में आकर चांद की पूजा करने के बाद मृत्युंजय की आरती करती है तो मृत्युंजय उसे पानी पिलाता है और मिठाई खिला देता है। महक मृत्युंजय को पाँव छूने लगती है तो मृत्युंजय 2 कदम दूर होकर कहता है, मुझे ये सब नहीं पसंद।
महक खड़ी होकर चांद की तरफ एक नज़र देखने के बाद कमरे में जाते हुए बोले, आपने क्लाइंट के साथ डिनर कर लिया या फिर? मृत्युंजय महक के हाथ में ग्लास देकर उसके हाथों से पानी पीकर बोला, मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा था। महक मृत्युंजय की बात पर उसे देखते हुए बोली, इसलिए सुबह मेरे उठने से पहले चले गए थे। मृत्युंजय छोटा सा मुंह बनाकर बोला, अब गुस्सा होना बंद करो ना, चलो साथ में खाना खाते हैं। महक मृत्युंजय को 2 मिनट घूरने के बाद कमरे में आते हुए बोले, आपने झूठ बोला मुझसे। आपने कहा था कि आप शाम तक आ जाओगे, फिर हम शॉपिंग पर जाएंगे, लेकिन देखो मुझे पुराना साड़ी पहनना पड़ा। मृत्युंजय अपनी आंखें रोल करते हुए महक के साथ अंदर आकर बोला, फाइन महक, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुकान खरीद लूँगा। महक पलटकर मृत्युंजय पर बरसते हुए बोली, बात साड़ी की नहीं है, बात फीलिंग की है और वादे की है। आपने प्रॉमिस किया था कि आप आओगे। मैंने सोचा था कि आप शाम को आओगे तो मैं आपके हाथों से अपने हाथों में मेहंदी लगवाऊंगी, हम साथ में पूजा की तैयारी करेंगे, लेकिन आप नहीं आए। ऊपर से इतना लेट, आप देख रहे हो रात के 11 बज रहे हैं। मृत्युंजय 2 कदम पीछे होकर बोला, बस बस चिल्लाओ मत सॉरी कह रहा हूँ ना। महक मृत्युंजय की बात पर वहाँ से जाते हुए बोली, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप जाओ अपना मीटिंग करो। मृत्युंजय महक के पीछे आते हुए बोला, यार महक, मैंने भी तुम्हारे लिए व्रत रखा है। मैं बेहोश हो गया था तो तुम्हें ही मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। महक पलट कर मृत्युंजय को घूरते बोले, आपको किसने कहा व्रत रखने के लिए? आपकी गलती है। मृत्युंजय मुंह बनाकर बोला, ये सही है, मैं तुम्हारे लिए व्रत रख रहा हूँ और तुम सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। हाँ तो? महक ने रुक कर मृत्युंजय को घूरते हुए कहा, जिस पर मृत्युंजय रुक कर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय महक के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है तो महक मुंह बनाकर उसे घूरने लगती है, जिसे महसूस कर मृत्युंजय सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोला, इस तरीके से मत देखो महक, मुझे शर्म आती है। महक मृत्युंजय की बात पर मुंह बना लेती है तो मृत्युंजय डाइनिंग टेबल पर आता है और किचन की तरफ देखते हुए कहता है, राजू। महक मृत्युंजय के गोद से उतरते हुए बोली, मैंने उन्हें घर भेज दिया। उनकी बीवी 7 महीने की प्रेग्नेंट और व्रत भी रखा है, ख्याल रखना तो पड़ेगा ना। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं कल से कहूँगा कि किसी और की देख लो काम के लिए। मेरा मतलब था कि उसकी बीवी की जगह कोई और आ जाए। महक किचन की तरफ जाते हुए बोली, खाना गर्म करना पड़ेगा, आप हर बार ऐसा ही करते हो। मृत्युंजय महक की शिकायत पर बोला, मैं सॉरी कह रहा हूँ ना महक। महक बर्तन पटकते हुए बोली, आपके सॉरी कहने से मेरी हर्ट हुई फीलिंग नहीं बदलेगी, पिछली बार भी आपने ऐसा ही किया था। मृत्युंजय अपनी एक आंख बंद कर प्लेट रखते हुए बोला, हाँ तो कमरे में चलकर शिकायत कर लेना, फिलहाल के लिए मुझे सुनाकर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हो। महक घूरकर मृत्युंजय को देखने के बाद खाना गर्म करती है और दोनों के लिए प्लेट में निकाल देती है तो मृत्युंजय एक प्लेट में खाना रखते हुए कहता है, एक प्लेट से खाने से प्यार मुझे नहीं बढ़ाना, इतना प्यार करते हो और नहीं चाहिए। महक ने प्लेट 2 करते हुए कहा। मृत्युंजय जबरदस्ती एक प्लेट में खाना निकालते हुए बोला, महक तुम नकचढ़ी हो गई हो। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, आपने मुझे नक्चरी कहा। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर प्लेट उठाते हुए बोला, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाएंगे क्या? जिस पर महक उसके पीछे आते हुए बोली, आपने मुझे नक्चरी कहा। मृत्युंजय डाइनिंग टेबल पर प्लेट रखते हुए बोला, गलती से मुंह से निकल गया महक। नहीं, गलती से नहीं निकला है, आपने जानबूझकर कहा और यही सोचते हो आप मेरे बारे में। आपको लगता है कि मैं नक्चरी हूँ? महक ने रोते हुए कहा, जिसे देख मृत्युंजय बुरा सा मुंह बनाकर बोला, महक रोना बंद करो वरना मैं चिल्ला दूंगा, चलो खाना खाओ। महक अपनी आंखों में आंसू लिए मृत्युंजय की तरफ देखने लगते हैं तो मृत्युंजय रोटी का टुकड़ा महक की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मुझसे नाराज हो, खाने से मत रहो प्लीज़, तुम्हें खाना खाना बहुत ज़रूरी है। महक रोटी खाकर चबाते हुए बोली, मुझे पता है आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, बेबी है मेरे पास इसलिए मेरा ख्याल रखते हो।
वरना नहीं रखने वाले थे। तो देखना जब बच्चे आएगा ना तो मैं आपकी शिकायत करूँगी, वो आपसे बात भी नहीं करेगी। मृत्युंजय महक के बात पर कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था प्रेगनेंसी के कारण वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। अगर वो कुछ भी कहेगा तो सारा इल्ज़ाम घूम फिर कर उसी पर आने वाला था। पूरा खाना खिलाने और खाने के बाद मृत्युंजय महक से बोला, तुम जाकर आराम करो, मैं बर्तन रख कर आता हूँ। महक खड़ी होते हुए बोली, रखना नहीं है, साफ करके अच्छे से अरेंज करना। इतना कहकर महक कमरे की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर बर्तन रखने किचन में चला जाता है और साफ करके उसे अच्छे से अरेंज कर देता है। फिर कमरे में आता है तो देखता है महक इस तरह बिना चेंज करे सो गई थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। मृत्युंजय महक के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसके साड़ी को चेंज करके नाइट सूट में उसे सुला देता है। फिर खुद भी उसके बगल में लेट जाता है तो महक शिफ्ट होकर उसे गले लगा लेती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।